नमस्कार दोस्तों, इस बीएड लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रानी वैद्य आज आपके साथ फिर एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। इस लेक्चर सीरीज़ में मैंने पहले कई लेक्चर जो लिए हैं उनमें मैंने डिस्कस किया था कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, फिर मैंने शिक्षा की परिभाषा क्या है और फिर मैंने बात किया था शिक्षा के क्या कार्य हैं, जो व्यक्ति के प्रति क्या हैं, समाज के प्रति क्या हैं, राष्ट्र के प्रति क्या हैं। तो ये हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है यूनिट 1 की चल रही है और यूनिट 1 में पेपर सेकंड की कि एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, उसमें मैं यूनिट 1 में जितने टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर रही हूँ। इसके अंतर्गत ये जो लेक्चर 4 है इसमें हम भारतीय विचारधारा व शिक्षा देखेंगे, जो इंडियन थॉट्स एंड एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षा भारतीय दृष्टिकोण से क्या है, भारतीय इसे किस रूप में देखते हैं, इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस क्लास की परिचर्चा में सम्मिलित विषय सूची क्या है। भारतीय दर्शन, भारतीय धार्मिक विचारधारा, भारतीय संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता, देशभक्ति और विश्व बंधुता, सामाजिक संबंध, प्राचीन भारतीय छात्र। तो इस तरह से हम अब बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय दर्शन क्या है। दर्शन, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगी कि भारतीय दर्शन के पहले दर्शन का क्या अर्थ होता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है देखना। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने में, समझाने में और पढ़ाने में कि दर्शन वास्तव में जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये दर्शन पर ही आधारित होता है। दर्शन दृष्टिकोण, देखने का एक नज़रिया, हम किस प्रकार चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दर्शन शास्त्र से क्या तात्पर्य है कि हम संसार को किस दृष्टि से देखते हैं। अब हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से संसार को देखता है, तो यानी हर व्यक्ति का अपना एक दर्शन शास्त्र होगा, अपना एक सोचने का ढंग होगा, अपना एक देखने का ढंग होगा। इसी तरह से अंग्रेजी में इसे फिलॉसफी कहते हैं, जिसका अर्थ हो जाता है विद्या या ज्ञान से प्रेम, यानी जो जानने समझने को उत्सुक होता है, उससे प्रेम होता है, उसे फिलॉसफर कहते हैं। दर्शन शास्त्र का विकास की बात करें तो विचारकों के अनुसार दर्शन का प्रारंभ जो है वो जिज्ञासा से हुआ है। हम वास्तव में जब सामने कुछ देखते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या है, क्या छुपा है, वो रहस्य क्या है, और इस कारण हम जिज्ञासु बन जाते हैं और हम उस दर्शन का या दृष्टिकोण के द्वारा हम उस जो छुपा हुआ है उसे देखने समझने का एक प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की दृष्टि से बड़ी ही सूक्ष्म और व्यापक है। जो दर्शन की जो दृष्टि है, जो हम देखने का जो नज़रिया मैं बात कर रही हूँ, भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो ये जो है भारतीय दर्शन की जो दृष्टि है, देखने का नज़रिया बड़ा ही सूक्ष्म और व्यापक है। क्यों, इसको और समझते हैं कि इसके अनेक शाखाएं हैं, परंतु प्रत्येक शाखा एक दूसरे से संबंधित है। यानी हमने कहा देखने का ढंग जो है वो अलग अलग है और अलग अलग होते हुए भी वो एक दूसरे से संबंधित है, और प्रत्येक शाखा के संदर्भ में अन्य शाखा के ऊपर भी विचार किया गया है कि भाई तुम्हारी अपनी एक देखने का ढंग है, तो इसके साथ साथ जो उनसे जुड़ी अन्य शाखाएं हैं उन पे भी विचार किया गया कि तुम्हारा भी अपना व्यक्ति सबका अपना अपना एक सोचने समझने का ढंग है। इस प्रकार प्रत्येक शाखा जो है अपने आप में क्या है, पूर्ण दर्शन बन जाती है। यानी वास्तव में भारतीय दर्शन की ये विशेषता है कि वह किसी के दर्शन को नहीं नकार रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना एक दृष्टिकोण है, दर्शन है, उसके अपना दर्शन की पूर्ण व्याख्या है।
दूसरे व्यक्ति से उसका संबंध है। देखने की बात में कहें कि भारतीय दृष्टिकोण की जो दृष्टि है बड़ी ही सूक्ष्म व्यापक कैसे हुई। सूक्ष्म मतलब कि हर एक को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। व्यापक मतलब कि एक का ही दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण दृष्टिकोण है तो दूसरे का भी दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण दृष्टिकोण व्यापक हुआ। इस तरह से भारतीय दृष्टिकोण की जो दृष्टि है वह सूक्ष्म और व्यापक है। भारतीय दर्शन की जो दृष्टि है वो उदार है। उदार कैसे है? प्रत्येक दर्शन की शाखा में अन्य शाखाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया गया है। साथ ही साथ बड़ी ही उच्च कोटि की तार्किक भूमि की आलोचना भी प्रस्तुत की गई है। इसे समझने का प्रयास करते हैं कि उदार कैसे है। कि भाई जैसे मैं अपना अपना एक मेरा देखने का ढंग है, मेरा अपना एक सोचने का ढंग है, मेरा एक अपना दृष्टिकोण है, मेरा अपना एक दर्शन है। तो मैं अपने आप में एक पूर्ण दर्शन हूँ। मगर मेरा जो दर्शन है वह दूसरों के दर्शन का विरोधाभास नहीं करता। मैं उनके भी दर्शन को पूर्ण मानती हूँ, मैं उनके भी दर्शन को पूर्णता प्रदान करती हूँ। तो मेरा जो देखने का नज़रिया है वो उदारपूर्ण है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मैं दूसरे के दर्शन का भी सम्मान करती हूँ। और मगर मैं क्या करती हूँ, उच्च कोटि के साथ तार्किक भूमि में आलोचना करती हूँ कि क्या सही क्या गलत यह भी मैं बताती हूँ। मैं केवल सम्मान करके जो गलत या सही को ऐसे ही नहीं स्वीकार रही हूँ, मैं तार्किक रूप से उसका विरोधाभास भी कर सकती हूँ। इस तरह से दर्शन की जो दृष्टि है वो क्या हो गई, बड़ी ही उदार। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ही नहीं अपितु समस्त संसार के प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो वेद है। दर्शन का जो प्रारंभ माना गया है भारतीय संस्कृति में वो वेद है। ये प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदों ने इस बात के दर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है कि यहाँ पे डाला है जिन्होंने आज हम जिसे षट दर्शन कहते हैं, जो भारतीय जो दर्शन है, वेदों ने इस बात पर अत्यधिक प्रभाव डाला है जिसे आज हम षट दर्शन कहते हैं। कौन से षट दर्शन है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। आप भी दोहराए, षट दर्शन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये षट दर्शन है। यानी अलग अलग शाखाएं हैं, देखने का अपना अपना दृष्टिकोण है जिन्होंने भारतीय शिक्षा को एक दिशा प्रदान की। कुछ दर्शन जो हैं वेदों को नहीं मानते हैं। ऐसे दर्शन तीन हैं, चारवाक, बौद्ध, जैन। यहाँ पे बात आती है कि वेद एक शास्त्र है, एक तरीका है। तो ये जो है जरूरी नहीं कि हर कोई इसी पैटर्न को फॉलो करे। हर एक की अपनी अपनी सोच होती, हर एक का अपना अपना ढंग होता है। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे चारवाक, बौद्ध, जैन, ये ईश्वरी शक्ति परंपरा को नकारते हैं, नास्तिकवादी होते हैं। इस तरह से जो है भारतीय दर्शन जो है, यह भारतीय दर्शन में जो शिक्षा का भूमि है वह मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर बात करते हैं भारतीय धार्मिक विचारधारा। अब यहाँ पे हम धर्म को और जोड़ रहे हैं भारतीय विचारधारा में कि दर्शन का जो धर्म के प्रति योगदान रहा है यह उस पात्र को समझने में सहायता देता है जिसमें देवत्व जीवन और देवत्व सत्य अवतरित होता है। हम सभी भारतीय हैं, हम धार्मिक विचारधारा से ओतप्रोत हैं। ये हमको बताता है जीवन को किस ढंग से जीना है, उसमें जो छुपा सत्य है वह धर्म हमें सहायता प्रदान करता है। और दर्शन मानव विचार और अनुभव का इसी श्रेणी का है और इसकी व्यवस्था के विभिन्न प्रति मानव का अध्ययन करता है। ये जो दर्शन क्या करता है, मानव के जो विचार हैं, अनुभव हैं, दोनों चीज़ें ना, मेरे अंदर विचार भी हैं, अनुभव भी हैं, तो इसकी और श्रेणियाँ भी हैं, इसकी क्या व्यवस्थाएं, मैं किस तरह से अपने विचार व्यवस्थित करती हूँ, तो इसके प्रति मानव का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। और दर्शन मानव विचार और अनुभव ही हैं,
हमने वही बात कह रहे हैं, जो देवत्व के प्रभाव को ग्रहण करता है। मैं आज हमारा भारतीय दृष्टिकोण किसी न किसी धार्मिक विचारों से ओतप्रोत है। वह किसी न किसी देवत्व के प्रभाव को ग्रहण करता है, और जो जैसा ग्रहण करता है उसके वैसे विचार और अनुभव होंगे। मानव विचार और अनुभव के अतिरिक्त यह कुछ नहीं है। यानी हम किसी न किसी धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, या तो पूरी तरह से आस्तिक है या नास्तिक है ना, हमारे अंदर कोई ना कोई विचारधारा पनपी हुई है। और भारतीय दृष्टिकोण में धर्म का बहुत अधिक योगदान रहा है, जो उसे एक नया आयाम देती है। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति। जो भारतीय मनुष्यों द्वारा मानव जीवन के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन के सभी अंगों को संगठन एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए और उसके पोषण और परिष्करण करने के लिए जो पद्धति एवं संस्कार प्रक्रिया तथा जीवन की अधिकतम उपलब्धि निर्धारित की है, वही भारतीय संस्कृति है। कितना स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास है कि मानव जीवन के व्यक्तिगत, यहाँ इन्हें मैं स्वयं की बात कहूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे पारिवारिक, मेरे सामाजिक जीवन, यानी मैंने अपना खुद का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, ये सभी अंग जो हैं उनको क्या किया है, संगठित किया है, उनमें सामंजस्य स्थापित किया है, और उसे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसमें आगे बढ़ाने के लिए जो हमने एक पद्धति अपनाई है, संस्कार प्रक्रिया अपनाई है, जिससे कि हमने जीवन में अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है, वही हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझना है, अगर मैं, जैसे अभी मैंने ये समझाने का प्रयास किया था, उसे और अधिक समझना है, तो उसकी भाषा, संस्कृति तथा उसके साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, जैसे संस्कार, शिक्षा, जो भी कहें, उसे पहले समझना आवश्यक होगा। यानी अगर मुझे भारतीय संस्कृति को समझना है तो वहाँ की भाषा को समझना पड़ेगा, वहाँ के साहित्य को समझना पड़ेगा, वहाँ के सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा, क्या संस्कार हैं उनको समझना पड़ेगा। उससे मैं भारतीय संस्कृति को और अच्छे ढंग से समझ सकते हो। और शिक्षा ही है जिसके द्वारा हम अपनी भारतीय संस्कृति को मजबूती से पकड़े हुए हैं, उसे समझ रहे हैं और हस्तांतरित कर रहे हैं। धार्मिक सहिष्णुता, यहाँ पे बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वह परिलक्षित कैसे हो रही है, कि भारतीय संस्कृति में धार्मिक सहिष्णुता का विशेष स्थान है। संसार में मनुष्य में पारस्परिक प्रेम, विश्वास, सौहार्द और सुख शांति देखी जाती है। क्यों पारस्परिक? मतलब आपस में, कि एक दूसरे के प्रति प्रेम है, विश्वास है, एक दूसरे से अच्छा संबंध बनाए हैं, सुख शांति, तुम्हारा भी अच्छा हो। तो ये देखी क्यों जाती है? देखी इसीलिए जाती है कि संसार जी रहा है और धर्म के बल पे ही जी रहा है। धर्म का अभाव ही मृत्यु है। यहाँ पे धर्म ही हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखा रहा है, विश्वास करना सिखा रहा है, शांतिपूर्वक हारमोनियस रिलेशनशिप डेवलप करना सिखा रहा है, सुख शांति दे रहा है। और अगर धर्म का अभाव हो जाए तो मृत्यु है, दुख है, अशांति है, चाहे वह मरण, शोषण, उत्पीड़न किसी भी रूप में क्यों ना हो। यानी यहाँ पे धर्म का कितना अधिक महत्व है, योगदान है। और भारतीय संस्कृति में धार्मिक पक्ष की यही व्याख्या की गई है कि भाई आपस में भाईचारा, प्रेम, सहिष्णुता बना के रखें। धार्मिक सहिष्णुता, तुम्हारा धर्म भी सर्वोपरि, मेरा धर्म भी सर्वोपरि। यहाँ पर सर्वोपरि कहते हुए मैं दूसरे के धर्म का सम्मान कर रही हूँ, प्रेम, विश्वास, सुख शांति की नींव रख रही हूँ। तो भारतीय संस्कृति जो है वो धार्मिक सहिष्णुता को विशेष स्थान देती है। फिर देशभक्ति और विश्व बंधुता,
शिक्षा का ही काम है। यहाँ पे बात कहें कि राष्ट्रीयता की विचारधारा में देशभक्ति, देश प्रेम आदि अनेक तत्व निहित हैं। भाई, हम अपने राष्ट्र के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए कि नहीं, भक्ति होना चाहिए कि नहीं, अनेक तत्व हैं जो इसमें निहित हैं, जो देशवासियों को क्या कर रहे हैं, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देशवासी क्या है, एक दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं एकता के सूत्र में। और राष्ट्रीयता देशभक्ति से ही अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। यानी राष्ट्रीयता जो है वो देशभक्ति से अधिक यानी बड़ा क्षेत्र जो है, व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत कर रही है, क्योंकि देशभक्ति से ही राष्ट्रीयता की नींव रखी जा रही है। तो राष्ट्रीयता अपने आप में व्यापक है, और देशभक्ति होने से ही हम अपने देश के प्रति सम्मान करेंगे, देश का उत्थान करेंगे, उसका विकास करेंगे। इसी तरह से बात कहूँ, देशभक्ति जो है वह जाति, भाषा, साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं में निहित विभिन्न संबंधित व्यक्तियों को एकता में सूत्र को बांधने का प्रयास करती है। यानी हम देखते हैं हमारे भारत में अलग अलग जाति, भाषा, इतिहास भी देखें तो सबका अलग अलग है, संस्कृति भी अलग अलग है, परंपराएं भी अलग अलग हैं, और इस भिन्नता में भिन्नता होते हुए भी हम एक हैं। एकता के सूत्र में हमें हमारी देशभक्ति ही बांधती है, जिसके द्वारा हम अपने देश के हित को सर्वोपरि रखते हैं। अनेकता में एकता भारतवर्ष की विशेषता है कि भाई, हम अनेक होते हुए भी हम एक हैं। इस देश में अनेक धर्म, जाति तथा वर्गों के लोग निवास करते हैं। अलग अलग हैं, आप जानते ही हैं कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों वर्गों के लोग हैं, एक साथ हम रह रहे हैं, तथा जिनके अनेक राज्य हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, रीति रिवाज हैं और आर्थिक हितों को संजोए हुए हैं। अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो हम अलग अलग भाषाएं लिए हुए हैं, अलग अलग रीति रिवाज लिए हुए हैं, उसके बावजूद हम एक अनेकता में एकता को आगे सर्वोपरि रखते हैं। इनमें अनेक अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी विचारधाराएं, क्रियाकलाप, भावनाएं भी भिन्न भिन्न है। भाई, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा है, अपनी भावनाएं हैं, अपना एक कार्य करने का ढंग है। वो इतनी भिन्नता लिए होते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि भिन्नता और भेद होते हुए भी भारतीयों में विश्व बंधुता की भावना सर्वोपरि है। इतनी भिन्नता होते हुए भी हमारे अंदर विश्व बंधुता की भावना ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पर शिक्षा का ही कार्य देशभक्ति और विश्व बंधुता की भावना को विकसित करना। अब हम बात करते हैं सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और उसके सर्वांगी विकास का मूल आधार, यानी उसे अपना अगर पूर्ण विकास करना है तो उसका मूल आधार उसका कुटुंब हुआ करता है, उसका परिवार हुआ करता है, जिसमें उसका लालन पोषण हुआ है। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्यों का एकाधिकार, पारस्परिक प्रेम प्रेम जो है वो प्रमुख है। भाई, आपस में हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? प्रेम, सद्भाव रख रहे हैं, जो एक सुखी, संपन्न तथा सशक्त समाज के निर्माण करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्योंकि समाज सुदृढ़ होगा तो देश सुदृढ़ होगा, और देश की उन्नति होगी। तो एक देश की उन्नति का आधार जो है सामाजिक संबंध है। हम इतनी भिन्नता लिए हुए हैं, फिर भी हम आपस में प्रेम को आधार मान करके एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे की सुखी जीवन की कामना कर रहे हैं, जिसके द्वारा एक सशक्त समाज का निर्माण हो रहा है। और भारतीय संस्कृति के अनुसार आर्थिक सांचे का संक्षिप्त रूप है, जिससे पालन करने पर ही समाज का कल्याण हो सकता है। भाई, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हर तरीके से, हमें एक दूसरे का क्या करना है? कल्याण करना है। हम संबंधों के साथ, सामाजिक संबंधों के साथ हम
समाज का कल्याण कर रहे हैं। इस तरह से शिक्षा जो है भारतीय दृष्टिकोण विचारधारा में सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने में एक अहम रोल निभाती है। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय छात्र। जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को किसी एक प्रकार से जीवन बिताने का कोई बंधन नहीं है कि हमें किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, शिक्षा दीक्षा कैसे लेनी है, उसमें उसके लिए कोई आचार संहिता निश्चित नहीं है कि हाँ आपको किस रूप में इस जीवन को जीना है। परंतु भारतीय शिक्षा में छात्रों के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए एक निश्चित रूपरेखा थी, जिसका वर्णन वेदों में है। मनु, व्यास, वशिष्ठ संहिता में छात्र जीवन के आदर्शों का पर्याप्त वर्णन मिलता है। अब ये कैसी आचार संहिता की बात की गई है कि हर छात्र को अनिवार्यतः गुरु के घर में रह करके विद्या आरंभ करना पड़ता है। हमारे प्राचीन संस्कृति में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को प्रमुखता दी जाती थी, या प्रणाली ही थी जहाँ पर शिष्य जो है वह गुरु के आश्रम में जाकर ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, और इस नियम से उसे किसी प्रकार से छूट नहीं मिलती थी, चाहे वह राजा का बेटा हो चाहे ब्राह्मण हो। तो इस तरह से उसे उस शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए एक समान स्तर पर आकर गुरु के घर में या गुरु के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, और इस प्राचीन छात्रों के लिए गुरुकुल प्रणाली की व्यवस्था द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती। तो यानी ये प्रणाली ही अनूठी थी, और इससे जो बात कही जा रही है कि छात्रों को एक व्यवस्थित अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता था। उनके उच्चतम आदर्शों का विकास किया जाता था। तो ये प्राचीन भारतीय छात्र में शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से थी उसे समझने का प्रयास किया। अब हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं सोचें कि भारतीय दर्शन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जो भी हमने आपको समझाया, देखने का ढंग, उनकी क्या विशेषताएं, भारतीय दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं, उसका वर्णन करें। भारतीय धार्मिक विचारधारा की विवेचना करें कि भारतीय धार्मिक विचारधारा क्या है, उसे समझाने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार बताएं। मैंने प्रेम बताया था, मैंने उत्तर बताती जा रही हूँ। भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार बताएं। देशभक्ति का अर्थ समझाएं। भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुता का क्या स्थान है। भारतीय विचारधारा की विवेचना करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं सोचें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करूंगी कि पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा क्या है, रूसो के अनुसार शिक्षा, पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा, रसेल के अनुसार शिक्षा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुनः धन्यवाद।